नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन आज हम 3 बड़ी खबरें देखेंगे तेलंगाना से जुड़ी। सबसे पहले बात टीचर्स और स्कूल्स के रीओपनिंग की। 1 जुलाई से रियासत में स्कूल की कुशादगी के ऐलान के साथ ही पेरेंट्स और सरकारी टीचर्स में तशवीश की लहर पाई जाती है, जबकि खानगी स्कूल टीचर्स के लिए एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं जैसी सूरत हाल है, क्योंकि वो ज़ायद 1 साल से वबा की वजह से स्कूल्स बंद होने से माली तौर पर काफ़ी हद तक परेशान हैं। जहां वो इस बात को लेकर खुश हैं कि दोबारा स्कूल्स खुल रहे हैं, वहीं वो वबा को लेकर परेशान भी हैं। रियासत में सरकारी टीचर्स की तादाद 1,20,000 है, जबकि खानगी टीचर्स 2,50,000 है। मजमूई तौर पर मिलाकर टीचर्स की तादाद 3,70,000 है। अब अगर वैक्सीन की बात की जाए तो हमारी मालूमात के मुताबिक उनमें से सिर्फ 20% ही ने ही कोरोना के टीके लिए हैं। टीचर्स एसोसिएशंस और बच्चों के माँ बाप का कहना है कि टीचर्स के लिए खुसूसी तौर पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाते हुए तमाम टीचर्स को टीका देने के बाद ही तालीमी इदारे खोले जाने चाहिए। वैक्सीनेशन के अमल में जहां हुकूमत ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सुपर स्प्रेडर्स के तौर पर निशानदही करते हुए उनके लिए टीके का खुसूसी इंतजाम किया, वहीं खास तौर पर खानगी टीचर्स को हवा पर छोड़ दिया गया। इन हालात में स्कूल्स खोलने से टीचर्स के जरिए बच्चों के वबा से मुतासिर होने का खतरा है। ये जानते हुए भी टीचर्स को वैक्सीन देने के मामले में मुकम्मल तौर पर लापरवाही बरती जा रही है। टीचर्स को वैक्सीन देने के लिए मुतादिद मरतबा टीचर्स तंजीमों की जानिब से हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, बावजूद इसके इस संगीन मसले को नज़रअंदाज कर दिया गया। उनका कहना है कि टीचर्स को वैक्सीन दिए बगैर स्कूल्स दोबारा खोलना कहाँ तक दुरुस्त है। रियासत के करीब 3,70,000 टीचर्स में से बहुत सारे टीचर्स की उम्र 45 साल से ज़ायद है और उनमें से बाज़ कई तरह के अमराज में मुब्तला हैं। उनमें से जिन 20% टीचर्स ने खानगी हॉस्पिटल्स में टीके लिए हैं, जबकि सरकारी तौर पर उनके लिए खुसूसी मुहिम शुरू ना करने की वजह से 80% टीचर्स ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है। इस सूरत हाल में अगर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ फिजिकल क्लासेस शुरू की जाती हैं तो क्या टीचर्स बिला खौफ व ख़तर तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे पाएंगे? क्या तुलबा की कसीर तादाद स्कूल में हाजिर होगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हल तलब हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जब टीचर्स नफ्सियाती तौर पर वबा से मुतासिर होने के इम्कानी खौफ से परेशान होंगे। ऐसे में क्या वो बच्चों की तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दे सकेंगे? टीचर्स एसोसिएशंस का मुतालबा है कि सरकारी और खानगी दोनों टीचर्स को पहले वैक्सीन दी जाए और उसके बाद स्कूल्स खोले जाएं। उनका कहना है कि वैक्सीन लेने से टीचर्स नफ्सियाती तौर पर इस वबा के मुकाबले के लिए तैयार होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत से फौरी तौर पर पहल करने की ख्वाहिश की जा रही है। हम आपको बताते चलें कि जैसे ही स्कूल्स की कुशादगी का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, सोशल मीडिया पर हुकूमत के फैसले के खिलाफ लोगों ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। उनमें से बेशतर ने कहा कि वो बच्चों को स्कूल से रवाना करने के हक में नहीं है। बाज़ ने हुकूमत के इस फैसले पर हैरत का इजहार किया। बाज़ पेरेंट्स का कहना है कि एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का इंतबाह दिया जा रहा है, स्कूल्स खोलना कहाँ तक दुरुस्त है। इन हालात में खानगी स्कूल्स के टीचर्स अजीब व गरीब कैफियत का शिकार हैं। जहां वो स्कूल्स की कुशादगी से दोबारा बरसरे खिदमत होने को लेकर खुश हैं, वहीं उनमें भी वैक्सीन के बगैर ड्यूटी पर हाजिर होने से मुतालिक तशवीश पाई जाती है। लेकिन पेट की आग वबा के खौफ को मात देती नजर आती है। इन हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टीचर्स के लिए वैक्सीन को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करे, वरना खौफ के माहौल में ना ही टीचर्स ठीक तौर पर बच्चों को पढ़ा सकेंगे और ना ही बच्चे पढ़ सकेंगे। इसे मजबूरी का सौदा कहा जाए या फिर कोरोना बहरान के दौरान हुजूम से बचने की कोशिश। बहरहाल जो भी हो, इस दौरान शहर में गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा देखा गया है। कोरोना की वबा के दौरान आरटीसी बसें और ट्रेनें ठीक तौर पर नहीं चल रही थी। ऐसे में शहरियों, खास तौर पर पास रखने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन हालात में लोगों में अपनी ज़ाती सवारी के रुझान में इजाफा देखा गया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान जहां गाड़ियों की खरीदारी कम हुई थी, वहीं दूसरी लहर के दौरान उनकी खरीदारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस दौरान लोगों ने करीब 9 लाख गाड़ियां खरीदी हैं, जिनमें 7,04,000 बाइक्स हैं, 1,30,000 कारों के अलावा 30,000 दूसरी गाड़ियां शामिल हैं। लग्जरी कारों की फरोख्त में भी इजाफा देखा गया।
आरटीए के आदाद शुमार के मुताबिक माहाना औसतन 70,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। रियासत में गाड़ियों की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है। सरकारी तौर पर हासिल आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में 31 मई तक 1 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स यानी करीब 1 करोड़ 2 लाख बाइक्स हैं, 18,30,000 कारों के अलावा कैरेजेस और दूसरी गाड़ियां हैं। आरटीए को इन गाड़ियों से साल 2020 और 21 के रजिस्ट्रेशन और टैक्स के जरिए 3,228 करोड़ की आमदनी हुई। जहां साहिब हैसियत लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, वहीं नई गाड़ियां खरीदने की सकत ना रखने वाले सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से नई गाड़ियों के साथ साथ इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। कई अफराद ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं, जबकि डीलर्स एजेंट से भी बाज़ अफराद गाड़ियां खरीद रहे हैं। समझा जाता है कि ऑनलाइन खरीदारी में दरमियानी अफराद का रोल नहीं होता, इसीलिए लोग कस्टमर टू ओनर नो मिडिलमैन के तरीक़ेकार पर अमल करते हुए रास्त मालिक से राब्ता कायम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं, चाहे वो चंद हज़ार रुपये ही क्यों ना हो। हर माह करीब 60,000 पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हैदराबाद के अलावा वरंगल, करीमनगर जैसे शहरों में भी सेकेंड हैंड गाड़ियों की फ़रोख्त बढ़ गई है। अलबत्ता अजला में ऑनलाइन के बजाय दरमियानी अफराद की मदद से गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। यही वजह है कि वहाँ इस तरह की गाड़ियाँ फ़रोख्त करने के दफातर की तादाद में इजाफा हुआ है। ये भी मालूम हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से फाइनेंस की रकम अदा करने से कासिर अफराद की जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है वो भी कम कीमत पर ही फ़रोख्त हो रही हैं। फाइनेंस कंपनियां अपनी अकसाद की रकम वसूल करने की खातिर जब्त शुदा नई गाड़ियों को भी कम कीमत पर ही फ़रोख्त कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप होकर रह गया था और लोग पुरहुजुम मकामात पर जाने से कतरा रहे थे, ऐसे में गाड़ियों की खरीदी बढ़ गई। मालूम हुआ है कि एक शोरूम से रोज़ाना करीब 25 से 40 गाड़ियां भी फ़रोख्त हुई हैं। ताज़ा तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान छोटी कारों की फ़रोख्त में भी इजाफा देखा गया। कार फरोख्त करने वाले एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक लोग छोटी कारों की खरीदी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक और मोटर डीलर का कहना है कि वो रोड साइड काम करते हैं और उनका तजुर्बा यह है कि लॉकडाउन के वक्त बसों और ट्रेनों की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग बीवी बच्चों के साथ आबाई मकामात को जाने के लिए परेशान थे। ये वो अफराद हैं जिनके पास ज़ाती गाड़ियाँ नहीं थी या तो वो अपने दोस्त की गाड़ी मांग कर गाँव जाया करते थे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के खुलने के इंतज़ार में थे। ऐसे में वो इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए सेकेंड हैंड ही सही अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा इस बात का इशारा है कि रियासत के अवाम बाशऊर हो रहे हैं और ये जानते हैं कि पुरहुजुम मकामात पर जाना उनके और उनके अरकान ख़ानदान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए वो गाड़ियों की खरीदी को तरजीह दे रहे हैं। इस तरह की सोच मौजूदा हालात में फ़ायदेमंद है, क्योंकि अवामी मकामात पर ना जाना ही सेहत के लिए बेहतर है और हम कोविड की वबा से महफूज रह सकते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जबकि इस वबा से करीब 39 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में जुमला 3,68,196 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 4,13,022 लोगों ने वायरस को मात दी। हालांकि 8,218 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद पिछले 24 घंटों में, यानी अगर हम मंगल की बात करें तो 3 करोड़ को पार कर गई। हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। इसके 17 महीने बाद कुल मरीजों की तादाद 3 करोड़ तक पहुंच गई। पिछले 1 करोड़ केसेस तो सिर्फ 50 दिन में मिले हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में दूसरी लहर अपने पीक पर थी, तब एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज़्यादा मुतासरीन मिल रहे थे। ये तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने की वजह से नए मामले फिर 50,000 के अंदर आ गए। पिछले 24 घंटों में 42,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1,167 लोगों की मौत हो गई। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए मुतासरीन का आंकड़ा 50,000 से नीचे चला गया। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 कोरोना मुतासरीन मिले थे। हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना से दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। सबसे ज़्यादा 3 करोड़ 44 लाख केसेस अमेरिका में आए। हालांकि दोनों में अब सिर्फ 44 लाख केसेस का फ़र्क बाकी है। अमेरिका ने अपने यहाँ तेज़ी से वैक्सीनेशन कर इम्कानी तीसरी लहर को रोक रखा है। अमेरिका में अब 10,000 से कम नए केसेस मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर अभी भी जिस रफ्तार से केसेस मिले वो अमेरिका
को पीछे छोड़ सकता है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए 5 महीने होने के बावजूद हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ 17.8% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग पाया। सिर्फ 3.9% लोगों को दूसरा डोज लगा है। हिंदुस्तान में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला का कहना है कि वैक्सीन को हिंदुस्तान में मंजूरी मिलने का अमल फाइनल स्टेज में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हम हुकूमत के साथ जल्द ही एक समझौते को आखिरी रूप दे देंगे। वो मंगल के रोज हर साल होने वाली बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट में बोल रहे थे। ये ऑर्गेनाइज इस बार वर्चुअली किया गया। इससे पहले खबरें आई थी कि हिंदुस्तान को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। फाइजर के अमरीकी जराये ने बताया था कि हिंदुस्तानी हुकूमत और कंपनी के बीच जवाबदेही वाली शर्त पर सहमति नहीं बन पा रही है। कंपनी चाहती है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने पर उसकी जवाबदेही ना रहे। 90% एफिकेसी वाली ये वैक्सीन फाइजर ने जर्मनी की फर्म बायोएनटेक के साथ साझेदारी कर डेवलप की है। मरकजी हुकूमत फाइजर की वैक्सीन के लिए 1 महीना पहले राजी हो गई थी। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिका में फाइजर के कुछ अफसरों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब इस डील में कुछ देरी होती दिख रही है। एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना से भी इसी मामले पर बातचीत चल रही है। नीति आयोग के सदरनशीन डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में फाइजर और मॉडर्ना के टीकों को मंजूरी देने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जाहिर की है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और उसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। गुलेरिया का कहना है कि फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को हिंदुस्तान में मंजूरी मिलने पर यह बच्चों के लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो गुलेरिया इससे सहमत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा मुतासिर होंगे। उनका कहना है कि इस थियरी पर भरोसा करने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि अब स्कूलों को खोलने पर गौर करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। इसके लिए गुलेरिया ने सलाह दी है कि कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को एक दिन छोड़कर एक दिन खोला जा सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा मुतासिर होने का अंदेशा है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एम्स दिल्ली और पटना में 2 से 17 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने 12 मई को बच्चों पर दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी थी। कैडिला इसी हफ्ते जाइकोव डी के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डीजीसीआई को एप्लीकेशन दे सकता है। वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल का डेटा एनालिसिस लगभग तैयार है। कंपनी ने हुकूमत को इसकी जानकारी दे दी है। इस वैक्सीन का टेस्ट बड़ों के अलावा 12 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी जल्दी 5 से 12 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल कर सकती है। अगर ट्रायल के नतीजे इनकरेजिंग रहे तो वैक्सीनेशन का दायरा और बढ़ सकता है। मुल्क में कोरोना के घटते मामलों के बीच डराने वाली खबर आ रही है। मुल्क में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट डेल्टा एक बार फिर रूप बदलकर हमला कर रहा है। इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक मुल्क में इस स्ट्रेन के अब तक 40 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इस स्ट्रेन की तस्दीक हुई है। इन रियासतों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। डेल्टा वेरिएंट के सभी स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाएगा। डेल्टा प्लस के बारे में सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में 11 जून को एक रिपोर्ट दी थी। हिंदुस्तान में 45,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई, जिसमें से डेल्टा प्लस के 40 मामले सामने आए। हालांकि इनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। डेल्टा प्लस का हिंदुस्तान में पहला मामला 5 अप्रैल को महाराष्ट्र के लिए गए एक सैंपल में पाया गया। दुनिया भर में डेल्टा प्लस के 205 मामले पाए गए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा केसेस अमेरिका और ब्रिटेन में हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक रियासतों को चिट्ठी लिखकर बताया गया है कि उन्हें कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है और
दूसरी तैयारियों की बात करें तो हालिया स्टडीज की बुनियाद पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को गाइडलाइंस के हिसाब से ही इस वेरिएंट से निपटने की सलाह दी गई है। मुल्क भर में 21 जून को रिकॉर्ड तादाद में टीके लगाए जाने की हुकूमत के दावों की पोल खुलने लगी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि रिकॉर्ड कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से टीकों की जमाखोरी की गई। इसके साथ ही उन्होंने तंज करते हुए कहा कि हो सकता है कि मेडिसिन का नोबेल इनाम मोदी हुकूमत को दिया जाए। पी चिदम्बरम ने दावा किया कि इतवार को टीकों की जमाखोरी की गई और पीर के रोज टीकाकारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन अगले दिन यानी कि मंगल के रोज फिर से पुरानी सूरत हाल रही। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि इस करतब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मकाम हासिल होगा। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि इतवार में जमाखोरी, पीर को टीके लगाएं और मंगल को लंगड़ा कर वापस लौट जाएं। एक दिन में आलमी रिकॉर्ड के पीछे यही राज है। मुझे यकीन है कि इस करतब को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी। उन्होंने मजीद लिखा कि कौन जाने, हो सकता है कि मेडिसिन का नोबेल इनाम मोदी हुकूमत को फराहम किया जाए। मोदी है तो मुमकिन है को, अब मोदी है, चमत्कार है, पढ़ना चाहिए। ख्याल रहे कि मरकजी वजारत सेहत ने मंगल के रोज दावा किया था कि हिंदुस्तान ने 21 जून को एक दिन में कोरोना वायरस के 88,09,000 टीके लगाने की तारीखी कामयाबी हासिल की है और उनमें से 64% खुराक के दही इलाकों में दी गई। खास रियासत का दर्जा खत्म होने के करीब 22 महीने बाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 जून को दिल्ली में अपने मकान पर मरकजी जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है उसके 14 पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन के साथ मीटिंग करेंगे। इजलास में कांग्रेस के अहम कायद और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन और साबिक नायब वजीर मुजफ्फर बेग को भी इनवाइट किया गया है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन यानी PAGD के बड़े कायदीन ने भी मंगल के रोज यानी 24 जून को माफ कीजिएगा 21 जून को इजलास कर इसमें शामिल होने का ऐलान किया था। इस अलायंस में साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और CPIM के कायद और PAGD के तर्जुमान MY तारिगिमी जैसे बड़े कायदीन शामिल हैं। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने एक CID इंस्पेक्टर की गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया नौगाम इलाके में हुआ। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन इलाके के कनीपुरा में दहशतगर्दों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को उनके घर के पास 3 गोलियां मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। हमले के वक्त परवेज नमाज अदा करके लौट रहे थे। इसी दौरान 2 हमलावरों ने पीछे से उन पर गोलियां बरसा दी। इस वजह से परवेज को संभलने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज में 2 दहशतगर्द पिस्टल से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी शिनाख्त की जा रही है। मुश्तबा लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 10 दिन पहले दहशतगर्दों ने पुलिस और CRPF की टीमों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस हमले में 2 आम लोगों की भी मौत हुई थी। कश्मीर IG विजय कुमार ने हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों का हाथ बताया था। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। BSF ने वहां से 27 किलो हेरोइन जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 135 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फोर्स ने एक स्मगलर को भी मार गिराया है। BSF के हवाले से एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी है। इससे पहले इतवार के रोज बारामूला पुलिस ने उरी इलाके में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। कुछ देर से हमको कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि कठुआ बॉर्डर से नारकोटिक्स का स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है। उसको फर्दर डेवलप करते हुए कल रात को करीब 2:30-3 बजे के बीच में हमारे BSF के ट्रुप्स जो आगे फॉरवर्ड एरियाज में लगे हुए हैं, उन्होंने रात के वक्त कुछ मूवमेंट देखा। इसमें 3-4 लोग जंगल झाड़ी के बीच में से आ रहे थे। जब वो 0 लाइन क्रॉस करके फेंस के पास में पहुंचे हैं तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन
अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। पीछे से कुछ हमको ऐसे भी आवाज़ आई जैसे कोई वेपन वगैरह पॉप कर रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो संतरी था ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने फायर किया और फायर में एक स्मगलर की डेथ हुई है। और सुबह जब हमने एरिया को सर्च किया है तो वहाँ पर हमको 27 केजी हेरोइन मिली है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल 20 जून को ही एक हेक्साकॉप्टर यहाँ पर गिराया गया था जो वेपन की कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। इसी एरिया में जहाँ पर आज इनकाउंटर हुआ है, वहीं पर जनवरी में एक टनल भी डिटेक्ट हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक 20 साला नौजवान एजाज डार को कुछ नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपनी भैंस लेकर जा रहे थे। ये वाकया मुरादनगर गांव के नज़दीक पेश आया। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कुंबे के हक में आवाज़ उठाते हुए एलजी मनोज सिन्हा से कसूरवारों को सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि यह जानकर दिल दहल गया कि राजौरी में एक 20 साला नौजवान को गांव रक्षकों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नौजवान ने अपने पीछे मफलूज वालिद, वालदा और 3 बहनों को छोड़ा है। जम्मू कश्मीर में माजी के इस तरह के मामलों की समाअत नहीं की गई थी। मनोज सिन्हा से दरखास्त है कि कसूरवारों को सजा दी जाए और कुंबे का ख्याल रखा जाए। क़ब्ल अज़ीम पीर के रोज़ पेश आने वाले वाक़े का हवाले से मक़तूल एजाज डार के अहले खाना ने बताया कि एजाज और 2 मज़ीद अफराद पर गाँव रक्षकों ने हमला किया था। हमले में दीगर 2 नौजवान बुरी तरह जख्मी हुए और उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों पर उस वक्त हमला हुआ जब वो नौशहर के नज़दीक वाक़े लाम से एक गाड़ी में भैंस लेकर जा रहे थे। जब वो मुरादपुर गांव में पहुंचे तो मुबैना तौर पर गौ रक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। शदीद जख्मी हालत में तीनों को जम्मू में वाक़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां एजाज डार ने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया। दीगर दोनों अफराद की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर कस्बे में धमाका हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत और 17 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक रेस्क्यू में जुटे ओहदेदारों ने बताया कि ब्लास्ट एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल के पास ई ब्लॉक में हुआ। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि धमाका मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द हाफिज सईद के घर के पास हुआ। लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर ने मीडिया को बताया कि सभी जख्मियों को जिन्ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू टीम के अराकीन ने बताया कि ब्लास्ट गैस पाइपलाइन या फिर गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। इस बारे में अभी मामला साफ नहीं है। भाई धमाका हुआ भाई। ओए आग लगी, पानी ओए आग लगी। 15 पे फोन करो। क्यों हुआ क्या यहाँ पे? अंकल हुआ क्या? ओए फोन करो 15 पे। ध्यान से वीडियो बना। अल्लाह खैर करेगा। शहीद हुए हैं और 25 जख्मी हैं। तो फौरी तौर पर जो हमारी टीमें थी मौके पे पहुंच गई हैं और हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी है और हमारे जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं वहाँ पहुंच गए हैं और जो मरीज़ हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसमें CTD पुलिस और जो कंसर्न इदारे हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोई भी जो मुजरिम होगा वो गिरफ्त से नहीं बच सकेगा और जो लोग शहीद हुए हैं या जिनके अमलाक का नुकसान हुआ है तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम फौरी तौर पर उनका इजाला करेंगे। ये बताइए
ईरान की सरकारी प्रेस टीवी वेबसाइट ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके डोमेन को अमरीकी हुकूमत ने जब्त कर लिया है और वेबसाइट पर भी यही पैगाम पेश किया जा रहा है। पैगाम में कहा गया है कि इस वेबसाइट को जब्त कर लिया गया है। डोमेन press.tv को ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, ऑफिस ऑफ एक्सपोर्ट एनफोर्समेंट एंड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई के तहत जारी जब्ती वारंट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने जब्त कर लिया है। डोमेन को सिविल जब्ती के अमरीकी कोड 981 के तहत जब्त किया गया, जो जोहरी, कीमियाई, हयातियाती या रेडियोलॉजिकल हथियारों की टेक्नोलॉजी या मवाद की स्मगलिंग या एक कंट्रोल मादा मैन्युफैक्चरिंग, दरामद, फरोख्त या तकसीम में मुलविस जायदाद की जब्ती की इजाज़त देता है। मीडिया ने बताया कि ईरान के बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट अल आलिम और यमन की टेलीविज़न चैनल अल मसीरा की वेब पेज भी अमरीकी हुकूमत के जरिए कब्जे में ले लिए गए थे। अल आलिम का डोमेन अब भी ब्लॉक है। खबर रसां इदारे ने टेलीग्राम पर कहा कि अल आलिम न्यूज़ चैनल अपनी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान करता है। वेबसाइट ज़ायरीन को alalim.com IR डोमेन के जरिए खबरें फराहम करेगी। स्पुतनिक ने जब्ती की तस्दीक करने के लिए FBI और अमरीकी महकमे कॉमर्स से रब्ता किया, लेकिन एजेंसियों ने अब तक जवाब नहीं दिया है। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर, दावत और रहनुमाई ने रवां साल हज के मौके पर हुज्जाज इकराम को एक नई सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। इस सहूलत के तहत हुज्जाज इकराम को दीनी मालूमात के लिए ऑनलाइन इस्लामी लाइब्रेरी के जरिए 3000 कुतुब तक मुफ्त रसाई दी जाएगी। हुज्जाज इकराम उन ऑनलाइन किताबों की वरक़गर्दानी कर सकते हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हुकूमत ने इस बार हुज्जाज इकराम को बार कोड सर्विसेज फराहम करेगी, जिसके ज़रिए वो अपनी ज़बान में दीनी मालूमात पर मुश्तमिल 3000 कुतुब की ब्राउजिंग कर सकेंगी। वजारत मजहबी उमूर के सेक्रेटरी तबाबत व इरशाद अब्दुल अजीज़ अल हमदान ने बताया कि हुकूमत इस बार हुज्जाज इकराम को एक नई सर्विस फराहम कर रही है। यह सहूलत ममलिकत के विजन 2030 के अहदाफ का हिस्सा है और ममलिकत की तरफ से हुज्जाज इकराम को दीनी मालूमात की वाफर फराहमी की कोशिशों की अक्कासी करती है। उनका कहना था कि वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट, लाइब्रेरी के ऑनलाइन पोर्टल और जिद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, मदीना के शहजादे मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, ताइफ के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, हरम नबवी, मस्जिद खुबा, मीक़ात और दीगर मकामात पर 30 बड़े स्क्रीन पर भी 45 ज़बानों में दीनी मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के इंडिया को एक्स्ट्राडिशन करने को रोकने के लिए उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मोदी ने लंदन हाई कोर्ट में इन अहकाम के खिलाफ अपील करने के लिए इजाज़त के लिए एक पिटीशन दायर की थी। लंदन हाई कोर्ट के जज ने अपील के लिए जो सबूत पेश किए गए थे, जो कागजात पेश किए गए थे, उनकी बुनियाद पर फैसला लिया और कहा कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए मोदी को इंडिया एक्स्ट्राडिशन के हक में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई हक नहीं है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के एक्स्ट्राडिशन पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को हिंदुस्तान भेजने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी नीरव के एक्स्ट्राडिशन का हुक्म दिया था। अब लंदन हाई कोर्ट के फैसले से नीरव को हिंदुस्तान लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीरव मोदी पर पीएनबी से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का इल्जाम है। घोटाला सामने आने के बाद वो जनवरी 2018 में मुल्क छोड़कर फरार हो गया था। नीरव को साउथ वेस्ट लंदन से 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के हरदा जिले अस्पताल में एक अबनॉर्मल बच्ची ने जन्म लिया है। उसके दोनों पैर घुटने से उल्टे हैं, यानी पंजे पीठ की तरफ है। डॉक्टर इसे एक यूनिक केस मान रहे हैं, एक रेयर केस मान रहे हैं। उसे स्पेशल न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। उधर पैदाइश के बाद उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन 36 घंटे बाद वो वापस अस्पताल पहुंच गए। इस पूरे वाक़े पर डॉक्टर्स हैरान हैं और कोशिश की जा रही है कि ये बच्ची सेहतमंद रहे और डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी के जरिए उसके पैरों को ठीक किया जा सकता है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।